एक बहुत पुरानी कहावत है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और आधुनिक दौर में इस कहावत के साथ ये बात भी जुड़ गई है कि मंदिरों में भक्त जब चढ़ावा चढ़ाते हैं तो दिल खोलकर चढ़ाते हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको हमारे देश की मंदिरों की ऑडिट रिपोर्ट दिखाएंगे। ये देश के 4 बड़े मंदिरों की ऑडिट रिपोर्ट का डीएनए टेस्ट है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम आपको मालामाल होते मंदिरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां देना चाहते हैं। देश के मंदिरों के पास कुल 20 लाख टन सोना है, जो अमेरिकी गोल्ड रिजर्व का करीब 2.5 गुना और भारतीय गोल्ड रिजर्व का 40 गुना है। कौन कहता है कि भारत गरीब देश है? मंदिरों के स्वर्ण भंडार की कुल कीमत करीब 50 लाख करोड़ रुपए है। इतने पैसे से पूरा देश 500 साल तक मुफ्त पेट्रोल भरवा सकता है, या फिर इतने पैसे से 100 से भी ज्यादा वर्षों तक रेल यात्री मुफ्त सफर कर सकते हैं, या फिर पूरा देश 2 साल तक मुफ्त में खाना खा सकता है, भोजन कर सकता है। हमारे देश के 4 बड़े मंदिरों यानी आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर, मुंबई के सिद्धि विनायक और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 4 मंदिरों की संपत्ति की कुल कीमत 1,32,000 करोड़ रुपए है। चारों मंदिरों की कुल संपत्ति में 60,115 करोड़ रुपए का सोना और चांदी है, 43,508 करोड़ रुपए कीमत की जमीन है, 9,873 करोड़ रुपए से ज्यादा के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी है और 18,748 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियां हैं। अब आपको देश के 4 बड़े मंदिरों की वार्षिक आमदनी का पूरा लेखा जोखा दिखाते हैं, जो वर्ष 2014 में आई ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई 2,262 करोड़ रुपए है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को हर वर्ष 70 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई होती है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर की 1 साल की औसत कमाई 347 करोड़ 27 लाख रुपए है और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की वार्षिक आमदनी औसतन 11 करोड़ 58 लाख रुपए है। अब आपको देश के सबसे अमीर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर की कुल संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं। इस मंदिर की कुल संपत्ति की कीमत 1,30,000 करोड़ रुपए है, यानी अकेले तिरुपति तिरुमला मंदिर की कुल संपत्ति देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कुल दौलत से ज्यादा है। फोर्ब्स 2015 की लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल दौलत करीब 1,29 करोड़ रुपए है। तिरुपति तिरुमला मंदिर के नाम 4,200 एकड़ जमीन है, 60,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी है, 8,500 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट है और 18,000 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 4 मंदिरों के पास इतना पैसा आखिर आता कहां से है और ये मंदिर इतने पैसे का करते क्या हैं? तो ये जानकारी भी आज हम आपको देते हैं। और इन ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के इन 4 बड़े मंदिरों की सालाना कमाई औसतन 2,691 करोड़ रुपए है। इन मंदिरों में रोजाना 5 लाख श्रद्धालु 8 करोड़ रुपए का दान चढ़ाते हैं। इन मंदिरों की कमाई का 39% हिस्सा यानी करीब 1,042 करोड़ रुपए कैश चढ़ावे के तौर पर आता है। सालाना 22% कमाई यानी करीब 598 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश पर ब्याज के जरिए आती है। करीब 209 करोड़ रुपए की कीमत के सोना चांदी के जेवरात चढ़ावे के तौर पर आते हैं। 276 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिलते हैं और 566 करोड़ रुपए की आमदनी अन्य सोर्सेज से होती है, अन्य स्रोतों से होती है। अब आपको बताते हैं कि ये देश के 4 बड़े मंदिर अपनी कमाई को कहां-कहां पर खर्च करते हैं, इनके खर्चे क्या हैं। कमाई के करीब 29% हिस्से को बैंकों में जमा कर दिया जाता है। इस पूरी कमाई का 7% हिस्सा जरूरतमंद लोगों और संस्थाओं को दान में दे दिया जाता है। जी हां, सिर्फ 7%। 28% हिस्सा मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च होता है। जी हां, 28% मंदिर के पुजारियों की सैलरी पर और अन्य कर्मचारियों की सैलरी पर। और सिर्फ 2% हिस्सा सरकार को दिया जाता है, जिसे सरकार जनहित के कामों में खर्च करती है और 33% कमाई अन्य कामों पर खर्च की जाती है। हालांकि ये अन्य काम
कौन से हैं, ये अन्य काम किस तरह के काम हैं, इसके बारे में कोई साफ जानकारी उपलब्ध नहीं है। जबकि मंदिरों के रखरखाव पर सिर्फ 1.4% हिस्सा ही खर्च किया जाता है। जी हां, सबसे खास बात, मंदिरों के रखरखाव पर सबसे कम 1.4% हिस्सा खर्च होता है। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि भारत एक गरीब देश है। हम बिल्कुल भी गरीब देश नहीं लगते। 15 अगस्त को देश अपनी आजादी की 68वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, लेकिन हमें बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा देश आज भी भ्रष्ट सिस्टम और अपने रसूख का इस्तेमाल करने वाले कुछ बड़े लोगों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और देश की आम जनता आज भी ऐसे लोगों और सिस्टम का गुलाम बनकर जीने के लिए मजबूर है। हमारे देश में आम आदमी को तारीख पर तारीख तो आसानी से मिलती रहती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। और कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी होना इंसाफ न मिलने के बराबर है। डीएनए में अब हम इंसाफ की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही 27 वर्ष की एक ऐसी महिला के जख्मों का विश्लेषण करेंगे, जिसे देश के सिस्टम ने इतना परेशान किया कि इंसाफ की तलाश में अब इस महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी के महानिदेशक आर.के. पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दायर करने वाली महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आर.के. पचौरी को टेरी से बर्खास्त करने की मांग की है, ताकि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके। यहां पर हम आपको ये याद दिला दें कि पिछले महीने की 23 तारीख को आर.के. पचौरी को उनके पद से हटाने की बात टेरी ने कही थी और उनकी जगह अजय माथुर को टेरी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। आर.के. पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि आर.के. पचौरी की जगह अजय माथुर को लाने के फैसले की जो जानकारी टेरी ने दी थी, वो सिर्फ सार्वजनिक विरोध और मीडिया की मौजूदगी को रोकने की कोशिश थी। पिछले 7 महीनों में आर.के. पचौरी से सिर्फ 4 बार पूछताछ हुई है, जबकि आमतौर पर ऐसे मामलों में 7 महीने में चार्जशीट तैयार हो जाती है, चार्जशीट दायर हो जाती है। दिसंबर 2012 में हुए निर्भया रेप कांड के बाद से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे निर्देश हवा में उड़ते रहते हैं और ज्यादातर हकीकत की जमीन पर नहीं उतर पाते। टेरी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने इस मामले में 19 मई को आर.के. पचौरी को दोषी पाया था, लेकिन अब तक टेरी ने पचौरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 27 वर्ष की इस महिला ने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है, उसके एक पैराग्राफ में लिखा है, फ्रॉम बीइंग अप अगेंस्ट वन मैन आई एम नाउ अप अगेंस्ट एन एंटायर सिस्टम। इतना ही नहीं, 8 अगस्त 2015 को लिखी चिट्ठी में इस महिला ने कई ऐसी बातें लिखी हैं जो आज हमारे देश के सिस्टम पर चाबुक की तरह चोट कर रही हैं। 4 पन्नों की इस चिट्ठी की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है और मैं चाहूंगा कि आप इस चिट्ठी की कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, उस महिला ने इसमें लिखा है, Every neck and arm is working against me and the legal process. From being up against one man, I am now up against an entire system. My only fault being that I did not quit my job and reported grave wrongdoing. ऐसा उन्होंने लिखा है। इसके बाद उस महिला ने यह भी लिखा है, My conscience and patience was dying a slow death and I had to simply speak up. Result उसका जो नतीजा है वो ये निकला, रिजल्ट ऑफ रेजिंग माई वॉइस इज आई कैनॉट ज्वाइन बैक, मेड टू सिट एट होम फॉर द पास्ट 5 months एंड फर्दर विक्टिमाइज्ड। आई एम फेसिंग लॉसेज इन माई प्रोडक्टिव टाइम, फाइनेंसेस, करियर एंड द ऑडियल इज अफेक्टिंग मी साइकोलॉजिकली, एडिंग ऑन टू द एगनी एंड मेंटल डिस्ट्रेस। यानी ये महिला ये कहना चाहती है कि ये शिकायत करके ऐसा लगता है कि उसने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ये शिकायत करने के बाद, इस पूरी घटना को रिपोर्ट करने के बाद अब पूरा की पूरा सिस्टम उसी के खिलाफ खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इस महिला को हुआ है। और अब ये महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुखद है कि एक पीड़ित महिला को पूरे सिस्टम से निराश होकर सीधे प्रधानमंत्री को इस तरह चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। हमें उम्मीद है कि इस छोटे से विश्लेषण के बाद
प्रधानमंत्री इस चिट्ठी का संज्ञान जरूर लेंगे और इंसाफ का गला घोटने वाले हमारे इस सिस्टम के वायरस को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। भारत की 40% आबादी 13 से 35 वर्ष की है और अनुमान है कि सन 2020 तक भारत में करीब 64% लोग युवा होंगे। दुनिया की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा युवाओं की श्रेणी में आता है। 1765 में आज ही के दिन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पर हस्ताक्षर हुए थे और इसी के साथ भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी। ये समझौता 1664 में हुआ। ये समझौता 1664 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत के बाद हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से सीधे टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। 1851 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक आइजैक सिंगर को अपनी सिलाई मशीन के लिए पेटेंट मिला था। आइजैक सिंगर ने अपने सरनेम पर सिंगर स्विंग मशीन कंपनी की शुरुआत भी की थी। 1981 में आज IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर रिलीज किया था और इस मॉडल का नाम था IBM 5150 और इसकी कीमत थी $3005 यानी करीब 1,95,000 रुपए। इसमें 16 से 256 KB तक की रैम यानी मेमोरी और 10 MB की हार्ड डिस्क। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को एक शक्ति बनाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म आज ही के दिन 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना की थी और इसी के साथ तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में देश के पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का निर्माण भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही किया था। और 1833 में आज ही के दिन शिकागो शहर बना था। 1920 के दशक में शिकागो में तमाम गैंगस्टर्स का बोलबाला हुआ करता था। शहर में उस दौरान 1000 से भी ज्यादा गैंग्स सक्रिय थे। 1942 में एनरिको फेर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में ही दुनिया का पहला कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।